Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 4th August 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also download June 2021 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is taken from editorial segment. It is about Tribunals Reforms Bill 2021. And this topic is important from our syllabus paper 3 Indian polity point of view. सबसे पहले ब्रीफली समझ लेते हैं ट्रिब्यूनल्स होते क्या है। तो देखिए 42nd अमेंडमेंट करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन 1976 पार्ट 14th A was inserted to our constitution and this part 14A deals with tribunals. अब tribunals are like courts that focuses on resolving disputes. जैसे कोर्ट्स में क्या होता है, अगर कोई डिस्प्यूट हो गया तो उसको रिजॉल्व करने के लिए आप जाते हैं कोर्ट। ट्रिब्यूनल्स भी वैसे ही होते हैं जो किसी भी डिस्प्यूट को रिजॉल्व करते हैं। लेकिन कोर्ट और ट्रिब्यूनल्स में मेन अंतर ये है कि ट्रिब्यूनल्स डील विथ स्पेसिफिक मैटर्स। जैसे आप देखिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, तो इन्वायरमेंट रिलेटेड मैटर्स वो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में जाएगा बस, और कोई मैटर नहीं जा सकता। जैसे आप देखिए स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, तो स्टेट में जो भी लोग गवर्नमेंट जॉब्स में हैं, अगर उनके कुछ ग्रीवेंसेज हैं तो उसको रिड्रेस किया जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स में। तो ट्रिब्यूनल्स आर मेड फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस। जैसे आपने इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में पढ़ा होगा नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, तो वो इंसॉल्वेंसी वाले सारे इशूज़ ही बस वहाँ जाएंगे इस नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में, और कुछ नहीं जाएगा। तो कोर्ट्स में तो जनरल इश्यूज जाते हैं डिस्प्यूट के, लेकिन ट्रिब्यूनल्स में स्पेसिफिक इश्यूज जाते हैं। तो स्पेसिफिक तरह के डिस्प्यूट्स के लिए, ताकि उनका स्पीडी रिड्रेसल हो, ट्रिब्यूनल्स बना दिए गए हैं। लेकिन आपके मन में एक और ख्याल आना चाहिए कि सर स्पेशल कोर्ट्स भी तो होते हैं, जैसे फैमिली कोर्ट जो मैरिज या डिवोर्स से रिलेटेड इश्यूज़ को लेता है। तो अब ध्यान से समझिए, एक तो हो गया जनरल कोर्ट जिसमें हर तरह का इशू जाता है, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। उसके अलावा कोर्ट्स कभी कभार स्पेशल कोर्ट्स बना दिए जाते हैं। स्पेशल कोर्ट्स आर क्रिएटेड अकॉर्डिंग टू द डायरेक्टिव्स ऑफ द कोर्ट्स इटसेल्फ। जैसे हाई कोर्ट के डायरेक्टिव पे कोई एक स्पेशल कोर्ट बना दिया गया, फैमिली कोर्ट। तो जो स्पेशल कोर्ट्स होते हैं दे कम अंडर जुडिशियरी सिस्टम इटसेल्फ, वो कोर्ट का हिस्सा ही होते हैं लेकिन एक स्पेशल पर्पस के लिए बना दिया गया। सो दे आर नोन एज स्पेशल कोर्ट्स, जैसे फैमिली कोर्ट। लेकिन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए अगर पार्लियामेंट के कानून की मदद से अगर कोई ट्रिब्यूनल बनाया जाए, एंड देन दैट इज इंटायरली डिफरेंट आउटसाइड द जुडिशियल सिस्टम। इट वर्क्स लाइक जुडिशियरी बट इट इज़ आउटसाइड द जुडिशियल सिस्टम। तो आई होप द डिफरेंस बिटवीन ट्रिब्यूनल्स, स्पेशल कोर्ट्स एंड नॉर्मल कोर्ट्स ओवरऑल ये क्लियर हो गया है। नॉर्मल कोर्ट्स में सबसे नीचे होते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। और हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे फिर कुछ स्पेशल कोर्ट्स बनाए जा सकते हैं फॉर स्पेशल पर्पस, बट दे कम अंडर ओवरऑल जुडिशियरी इटसेल्फ। एंड ट्रिब्यूनल्स बिल्कुल अलग से कानून से बनाए जाते हैं, और ट्रिब्यूनल्स एक स्पेसिफिक पर्पस को ही देखते हैं लाइक स्पेशल कोर्ट्स, लेकिन ट्रिब्यूनल्स को बनाने के लिए कानून लाया जाता है, अनलाइक स्पेशल कोर्ट्स दैट आर मेड बाय द जुडिशियरी इटसेल्फ। और ट्रिब्यूनल्स को बनाने के लिए जो प्रोविज़न हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दैट इज मेंशन अंडर आर्टिकल 14A which was inserted in our constitution as a result of 42nd Amendment Act in 1976। ट्रिब्यूनल्स को लेकर के दो आर्टिकल हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 323A एंड आर्टिकल 323B। तो आर्टिकल 323A डील्स विथ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स मतलब पब्लिक सर्विस मैटर से रिलेटेड कोई ट्रिब्यूनल होगा तो वो यहाँ पे जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप IAS ऑफिसर हैं और आपको लगता है कि आपके साथ कुछ इनजस्टिस हुआ है जॉब के टाइम में, तो आप फिर जा सकते हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में कि सर मेरा ये प्रमोशन बेवजह का रोक दिया गया, मुझे बेवजह का सस्पेंड कर दिया गया। तो यू कैन गो टू द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। अगर आप ACS ऑफिसर हैं तो आप आसाम के स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। और ये सब जो ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं, एज आई सेड, इट इज़ क्रिएटेड फॉर पब्लिक सर्विस मैटर्स, दे हैव बीन क्रिएटेड अंडर आर्टिकल 323A।
And under Article 323A, for public service matters, administrative tribunals are created like Central Administrative Tribunal for central services and State Administrative Tribunal for state services. But such administrative tribunals are created only according to a law made by the Parliament. यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल नहीं बनाता, इस बात का ध्यान रखना है। पार्लियामेंट ही हर स्टेट के अंदर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल और स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स बनाते हैं। बाकी आर्टिकल 323B डील्स विद ट्रिब्यूनल्स रिलेटेड टू अदर मैटर्स, जैसे कि इन्वायरमेंट वगैरह। तो यहाँ पे कैसा है कि ट्रिब्यूनल्स कैन बी क्रिएटेड अकॉर्डिंग टू द लेजिस्लेटिव एरिया। तो 7th शेड्यूल के हिसाब से ट्रिब्यूनल्स बनाए जाते हैं। मतलब जो मुद्दे स्टेट लिस्ट में हैं उन मुद्दों पे अगर ट्रिब्यूनल बनाना है तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कानून बना करके ट्रिब्यूनल बना सकती है। जो मुद्दे यूनियन लिस्ट में हैं उन मुद्दों पे अगर ट्रिब्यूनल बनाना है तो पार्लियामेंट कानून बना करके ट्रिब्यूनल बना सकती है। फॉर एग्जांपल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इट हैज़ बीन क्रिएटेड बाय ए लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट जिसका नाम है NGT एक्ट 2010। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्रिएटेड अंडर NGT एक्ट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010। तो जैसा कि मैंने आपको मोटा मोटा बताया कि कोर्ट अलग होते हैं, ट्रिब्यूनल अलग होते हैं, काम दोनों का सेम ही है, डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना, लेकिन उनके तरीके अलग हैं। कोर्ट में कैसा होता है, दे आर गाइडेड बाय अ डिटेल्ड प्रोसीजरल रूल्स। इनका एक डिटेल में प्रोसीजरल रूल है, जैसे कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, एविडेंस एक्ट, ये सब कानून है प्रॉपर या प्रोसीजर है जिसके हिसाब से कोर्ट काम करते हैं। और इसके अंदर जो लोग होंगे जो डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करते हैं उनको हम जजेस कहते हैं। एंड दे हैव अ स्पेसिफिक बैकग्राउंड जिसको हम लोग जुडिशियल बैकग्राउंड कहते हैं। कोर्ट की एक खासियत होती है कि दे डू नॉट फॉलो इन्वेस्टिगेटरी फंक्शन, दे एक्ट ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस प्रोड्यूस्ड। मतलब कोर्ट खुद से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी होती है जैसे पुलिस या CBI, वो जो भी एविडेंस रखेगी उसके बेसिस पे ही कोर्ट फैसला सुनाता है। कोर्ट खुद से इन्वेस्टिगेशन नहीं करता है। तो आपने सुन रखा होगा जॉली LLB मूवी में कि अरे मुझे सब पता है कि ये आदमी क्रिमिनल है, इसने क्राइम किया, इसने मर्डर किया है, लेकिन मैं इंतज़ार करता रहता हूँ कि कब मेरे सामने एविडेंस आए, क्योंकि हम तो एविडेंस के बेसिस पे ही फैसला सुना सकते हैं। तो दैट इज़ हाउ द जजेस आर बाउंड इन अ कोर्ट। दे कैन नॉट ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन ऑन देयर और दे कैन नॉट इंगेज इन टू इन्वेस्टिगेशन ऑन देयर ओन। ठीक है जी, वो पुलिस को ऑर्डर दे सकते हैं, वो CBI को ऑर्डर दे सकते हैं कि आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए, लेकिन वो खुद से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। ट्रिब्यूनल्स थोड़ा अलग होते हैं। ट्रिब्यूनल्स रेगुलेट देयर ओन प्रोसीजर, उनके लिए कोई स्पेशल सिविल प्रोसीजर कोड नहीं है। बट उसके अलावा जो ट्रिब्यूनल्स के मेंबर्स होते हैं दे मे बी फ्रॉम जुडिशियल बैकग्राउंड और दे मे नॉट बी फ्रॉम जुडिशियल बैकग्राउंड एंड दे कैन ऑल्सो फॉलो इन्वेस्टिगेटरी फंक्शन इफ़ नीडेड। वो खुद भी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, जाकर के खुद देख सकते हैं। उसके अलावा कोर्ट का तो मैंने आपको बता ही दिया, वी फॉलो इंटीग्रेटेड जुडिशरी, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। और कोर्ट से ही एसोसिएटेड स्पेसिफिक मैटर्स के लिए होते हैं स्पेशल कोर्ट, जैसे कि फैमिली कोर्ट दैट लुक्स इनटू डिवोर्स मैटर्स, मैरिज इशूज़। लेकिन ट्रिब्यूनल्स बिल्कुल अलग होते हैं। दे हैव बीन क्रिएटेड अंडर Part 14A of the Constitution under Article 323A and 323B, and they are different kinds of tribunal created according to the law made by the Parliament or law made by the state legislative assemblies for their respective states. करंट न्यूज़ काफ़ी सरल है। देखिए, लोकसभा ने एक ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म बिल पास किया है और इसके साथ ही जो पहले ऑर्डिनेंस लाया गया था इस डायरेक्शन में उसको रिप्लेस कर देगा यह नया कानून। तो इस नए ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल के हिसाब से द अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ ए ट्रिब्यूनल को लेकर के कुछ चेंजेस किए गए हैं कि कोई भी ट्रिब्यूनल जब होगा तो उसका चेयरमैन कौन होगा और उसके मेंबर्स कौन होंगे, उनका किस तरह से अपॉइंटमेंट होगा, उसको लेकर के कुछ चेंजेस किए गए हैं। तो जरा देखते हैं। द सर्च कम सिलेक्शन कमिटी फॉर ट्रिब्यूनल्स अदर दैन स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स विल बी हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और ए जज नॉमिनेटेड बाय हिम। तो अगर कोई भी ट्रिब्यूनल है तो एक्सेप्ट स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, उसके अलावा अगर कोई भी ट्रिब्यूनल है तो उस ट्रिब्यूनल का जो अपॉइंटमेंट प्रोसीजर है, उनके चेयरमैन का या मेंबर्स का जो अपॉइंटमेंट प्रोसीजर है उसके लिए कमेटी होगी और उस कमेटी के हेड होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर कोई और जज जो वो खुद नॉमिनेट करे। सर्च कम सिलेक्शन कमेटी फॉर स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल विल बी हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट। तो अगर स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की बात की जाए तो उसके जो मेंबर और चेयरमैन को अपॉइंट करने के लिए जो कमेटी होगी जो सर्च करेगी कि किसको अपॉइंट करना है, वो कमेटी
हेड होगी और दैट कमिटी विल बी हेडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ दैट रेस्पेक्टिव स्टेट। उसके अलावा द रिटायरमेंट एज फॉर ट्रिब्यूनल्स के चेयरमैन के लिए रिटायरमेंट एज विल बी 70 ईयर्स, वाइल फॉर मेंबर्स रिटायरमेंट एज विल बी 67 ईयर्स। चेयरमैन एंड द मेंबर्स ऑफ द ट्रिब्यूनल आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। तो एक बार मान लो 6 साल के टर्म के बाद अगर वो रिटायर हो जाते हैं तो दोबारा से उनको रीअपॉइंट किया जा सकता है अनटिल दे अटेन एज ऑफ 67 इफ़ अपॉइंटेड एज अ मेंबर और एज ऑफ 70 इफ़ अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न है इस नए कानून का, उसमें यह है कि देखिए पहले से कई सारे कानून हैं जिसके हिसाब से एडजुडिकेटरी बॉडीज़ बनाए गए हैं या ट्रिब्यूनल्स बनाए गए, जैसे सिनेमेटोग्राफ एक्ट ऑफ 1952, कॉपीराइट्स एक्ट ऑफ 1957, कस्टम्स एक्ट 1962, पेटेंट्स एक्ट ऑफ 1970। तो ये सब कई अलग अलग कानून हैं जिनकी मदद से अलग अलग ट्रिब्यूनल्स बने हैं। जैसे पेटेंट एक्ट के लिए पेटेंट ट्रिब्यूनल है, कॉपीराइट एक्ट के लिए कॉपीराइट ट्रिब्यूनल है। तो वो सब ट्रिब्यूनल्स को हटा दिया गया कि इतने सारे ट्रिब्यूनल्स की ज़रूरत नहीं है, इन सारे ट्रिब्यूनल्स को एबॉलिश कर दिया गया है। और इन सारे ट्रिब्यूनल्स में जो भी केसेस चल रहे थे दे हैव बीन आइदर सेंट टू एनी हाई कोर्ट और एनी कमर्शियल कोर्ट। तो कमर्शियल कोर्ट्स आर एग्जाम्पल ऑफ स्पेशल कोर्ट्स। मैंने आपको बताया कि देयर आर स्पेशल कोर्ट्स एज वेल दैट टेक इन टू इशूज रिलेटेड टू commercial matters, but they are part of the judiciary, they are not tribunals, though this commercial court take specific issues but they are part of judiciary, not specific tribunals। तो इन सारे इतने सारे के ट्रिब्यूनल्स को हटा दिया गया है, इतने की ज़रूरत नहीं है। बोले इन सारे ट्रिब्यूनल्स के मैटर्स को या तो हाई कोर्ट में भेजिए नहीं तो कॉमर्शियल कोर्ट में भेजिए अकॉर्डिंगली, देयर इज़ नो नीड टू हैव सो मेनी ट्रिब्यूनल्स। तो ये मोटा मोटा चेंजेस लाया गया है एज फार एज ट्रिब्यूनल्स के फंक्शनिंग का सवाल है। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम नेशनल सेगमेंट, इट इज अबाउट सबकी योजना सबका विकास कैंपेन। तो सबकी योजना सबका विकास कैंपेन इट इज़ इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 3 गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये सब कहीं ऐसे वगैरह में कोट करने में काम आ सकता है। ग्राम पंचायत पे कभी सवाल आ जाए तो, या सेल्फ गवर्नेंस पे कभी सवाल आ जाए तो वहाँ पे लिखने में काम आ सकता है कि कैसे हमारे देश में पंचायती राज सिस्टम को स्ट्रेंथन करने में काम कर रही है सरकार। देखिए क्या है सबकी योजना सबका विकास कैंपेन। तो इसको समझने के लिए पहले आपको समझना होगा कि आपने आर्टिकल 243 जी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जरूर पढ़ रखा होगा, जिसमें हमारे देश के अंदर जो ग्राम पंचायत से हैं उनको अधिकार है कि अपने गांव के लेवल पे जो भी सोशल डेवलपमेंट के लिए या इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए स्कीम्स लाने हैं उसको वो प्लान करते हैं। ग्राम पंचायत जिसमें ग्राम सभा होती है, जिसमें हर एडल्ट मेंबर उसका मेंबर होता है 18 ईयर से ज़्यादा वाला, और ये ग्राम सभा मिल करके ग्राम पंचायत के लिए प्लानिंग करती है एज फार एज इकोनॉमिक एंड सोशल प्लान्स आर कंसर्न, और उसको कहा जाता है ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान। तो ग्राम सभा मिल करके जो प्लान बनाती है सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए उसको कहा जाता है ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान। और एक ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान में हर आदमी पार्टिसिपेट करे गांव का। जब भी मीटिंग हो, 2 सप्ताह में एक बार जनरली मीटिंग होती है, तो उसमें हर आदमी आए पार्टिसिपेट करे। इसके लिए भारत सरकार ने कैंपेन चलाया है सबकी योजना सबका विकास कैंपेन। अदरवाइज जानते होता क्या है गाँव में, जब भी ग्राम सभा की मीटिंग होती कोई आता ही नहीं है, बस सरपंच बैठा है, मुखिया जी बैठे हैं, कोई गांव का मेंबर किसी को मतलब ही नहीं है, और मुखिया और सरपंच भी नहीं चाहते कि लोग आए, वो आपस में फैसला कर लेते हैं। बट दैट इज़ नॉट अ राइट वे, दैट इज़ नॉट एन इंक्लूसिव गवर्नेंस सिस्टम, दैट इज़ नॉट डेमोक्रेटिक सिस्टम। ट्रू डेमोक्रेटिक सिस्टम कल भी हमने देखा जहाँ पे पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तो पार्टिसिपेशन को प्रमोट करने के लिए सब लोग आएँ, गांव में मिल करके ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान हो, उसके लिए कैंपेन चलाया जा रहा है सबकी योजना सबका विकास कैंपेन, कि भाई ये जो योजना बन रही है सबके लिए बन रही है ना, तो आइए पार्टिसिपेट कीजिए, तभी तो सबका विकास हो पाएगा। तो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट। इस सबकी योजना सबका विकास कैंपेन में कुछ कुछ फोकस एरियाज़ हैं, देख लो, क्या पता मेंस में काम आ जाए, पीटी में तो नहीं आएगा। कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जैसे मुखिया सरपंच, उनके पोजीशन को स्ट्रेंथन किया जाए। उनके पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए कि भाई आपको ऐसे ऐसे काम करना है, कैसे लोगों का ओपिनियन लेना है, कैसे उसको लिखना है, फिर कैसे उसको फॉरवर्ड करना है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास। तो दैट विल बी वन पार्ट ऑफ द सबकी योजना सबका विकास कैंपेन, स्ट्रेंथनिंग ऑफ द पोजीशन ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। उसके अलावा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स गाँव में देखिए, ज़्यादातर अगर आप गाँव के एरिया में रहते हैं अगर, या कभी आप गए हैं, तो आपको एक बात तो पता होगी कि ग्राम सभा के ज़्यादातर जो स्कीम्स होते हैं दे आर इम्प्लीमेंटेड थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर जनरली अ ग्रुप ऑफ 5-10 वीमेन
दे आर इंगेज इन सम सस्टेनेबल एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, या फिर मेन भी हो सकते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप का हिस्सा। तो ग्राम सभा पे ज़्यादातर जो एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स चलते हैं, वेलफेयर स्कीम्स चलते हैं, दे आर रन थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को कैसे उनको इंटीग्रेट किया जाए विद ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, दैट विल बी द फोकस अंडर सबकी योजना सबका विकास कैंपेन। उसके अलावा लोगों को ट्रेन किया जाएगा ऑन असेसमेंट ऑफ द प्रोग्रेस मेड इन लास्ट ईयर। तो लोगों को ट्रेन किया जाए कि भाई आप अपने ग्राम सभा के मेंबर्स का या ग्राम पंचायत के फंक्शनिंग को असेस कीजिए कि भाई पिछले साल तुमने इतने सारे स्कीम्स बनाए थे, इतना सारा फंड आया था सरकार की तरफ से, उसका कैसे कैसे इस्तेमाल किया है। इसके लिए लोगों को वहाँ पे ट्रेन किया जाए अंडर दिस सबकी योजना सबका विकास कैंपेन। तो सरल शब्दों में कहें तो सोशल ऑडिट के लिए लोगों को ट्रेन किया जाए, दैट विल बी द ऑब्जेक्टिव। उसके अलावा पब्लिक डिस्क्लोजर ऑन द स्कीम, फाइनेंसेज, ETC आर पार्ट ऑफ सबकी योजना का विकास कैंपेन। एक बात आपको और ध्यान रखनी है, जैसे आपने जरूर पढ़ रखा होगा अपने पॉलिटी में, कि अकॉर्डिंग टू म्युनिसिपैलिटीज, अकॉर्डिंग टू म्युनिसिपैलिटी सिस्टम 18 टॉपिक्स ऑफ द स्टेट लिस्ट हैव टू बी ट्रांसफर्ड टू द म्युनिसिपैलिटीज, यानी कि अर्बन गवर्नेंस। जबकि अकॉर्डिंग टू पंचायती राज सिस्टम 29 टॉपिक्स आउट ऑफ 52 ऑफ द स्टेट list have to be transferred to the Panchayati Raj system, but that is not mandatory, that is not compulsory aspect, that is just voluntary aspect of the Panchayati Raj system. I hope आपको याद आ रहा होगा ना, अभी तक तो PT आ रहा है तो सब आपने याद कर ही लिया होगा कि पंचायती राज सिस्टम हो या म्यूनिसिपैलिटी हो, उसमें देर आर सम वॉलेंट्री एस्पेक्ट, देर आर सम मैंडेटरी एस्पेक्ट या कंपल्सरी एस्पेक्ट। तो पंचायती राज सिस्टम को में एक वॉलेंट्री एस्पेक्ट है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को 29 टॉपिक्स ट्रांसफ़र कर देने चाहिए पंचायती राज सिस्टम को अकॉर्डिंग टू देयर कॉम्पिटेंस ऑफ कोर्स। चलिए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। टॉपिक नंबर नेक्स्ट टॉपिक इज टेकन फ्रॉम इकोनॉमी सेगमेंट, इट इज़ अबाउट प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 4 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड तो मैं आपको पहले कई दफ़ा बता चुका हूं, बट एक बार जल्दी से फिर रिवाइज करा देता हूं। देखिए इंसॉल्वेंसी क्या चीज़ होती है? इट इज़ अ सिचुएशन वेयर अ पर्सन इज अनेबल टू पे बैक हिज डेट। आपने उधार लिया और अब आप चुका नहीं पा रहे हैं, सो इट इज़ योर फाइनेंशियल स्टेटस दैट यू आर नॉट एबल टू पे बैक योर डेट, दैट इज़ इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी के बाद अगला स्टेप होता है बैंकरप्सी का। जब आप कोर्ट में जाते हैं, वहाँ पे कहते हैं कि सर मैं पैसा नहीं चुका सकता, मेरे पास कोई पैसा है ही नहीं। फिर कोर्ट क्या करता है, आपके बाकी जो भी एसेट्स हैं उसको जब्त कराता है, ऑक्शन करा के पैसा निकालता है बेच करके, और जिससे आपने उधार लिया था उसको जितना हो सके उतना पैसा चुकाता है। उसके बाद कोर्ट आपको मुहर दे देता है, स्टैंप दे देता है, सर्टिफिकेट दे देता है बैंकरप्ट का, आप बैंकरप्ट हो गए। सो बैंकरप्सी इज ए लीगल प्रोसीडिंग, इट इन्वॉल्व्स एन इंसॉल्वेंट पर्सन हु इज अनेबल टू पे बैक हिज आउटस्टैंडिंग डेट। एक बार जब कोर्ट अप्रूव कर देता है देन सेम पर्सन विल बी नाउ नोन एज बैंकरप्ट। तो इंसॉल्वेंट होंगे, कोर्ट जाएंगे, फिर कोर्ट से अप्रूवल हो जाएगा, फिर यू विल बी डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट। बैंकरप्ट होने का फ़ायदा है कि फिर आपको कोई हरास नहीं कर सकता कि लाओ हमारे पैसे लाओ। आप कह सकते हैं कि भाई कोर्ट ने हमें कह दिया है, जो हमारी संपत्ति थी कोर्ट ने ले ली, अब कोर्ट ने कह दिया जाओ तुम आज़ाद हो, तुम बैंकरप्ट हो। अब अभी देखिए बैंकरप्सी ये जो पूरा प्रोसीजर है, कोर्ट में जाने से कितनी दिक्कतें होती थी। मान लीजिए कि ये कंपनी ए है, इस कंपनी का मालिक है ये आदमी, इस कंपनी ने कई सारे लोगों से उधार ले रखा है, तो इनको हम लोग कहते हैं क्रेडिटर्स। अब ये आदमी लोन नहीं चुका पा रहा है तो ये इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट हो गया तो अब ये लोग जाएंगे कोर्ट कि सर ये आदमी लोन नहीं चुका रहा है, या फिर ये भी जा सकता है कोर्ट कि सर मेरे पास पैसा नहीं है, मैं नहीं चुका सकता। तो कोर्ट इसको डिक्लेयर कर देगा बैंकरप्ट, और इसके सारी ये प्रॉपर्टी ले करके कोर्ट कराएगा ऑक्शन, बेचेगा, और बेच करके कोर्ट इनके पैसे चुकाने की कोशिश करेगा। बट ये जो सारा का सारा प्रोसीजर है इसमें बहुत सारा वक्त लग जाता था, 4 साल 5 साल 6 साल इस तरह से वक्त लग जाता था। इट वॉज अनड्यूली इट टुक अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो इसमें पूरे में दिक्कत क्या होती थी कि ये कंपनी 4-5 सालों तक बंद है, इन लोगों का पैसा भी 4-5 साल तक अटका है। नॉर्मली ये लोग बैंक हुआ करते हैं जो लोन देते हैं, दिस इज़ द बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, PNB। तो बैंक का पैसा अटका हुआ है, मतलब बैंक का NPA बना हुआ है, ये फैक्ट्री भी बंद पड़ी है बेवजह का 4-5 सालों से, तो अननेसेसरी इसका कोई प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है इस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का। सो ऑल दीज वेर द प्रॉब्लम्स, इनएफिशिएंट यूज ऑफ फैक्ट्रीज लाइक बिल्डिंग, वर्कर्स, इन सब का इनएफिशिएंट यूज, एंड बैंक्स का NPA बढ़ता जा रहा था। इन सारे प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए फिर लाया गया इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड इन 2016। इस इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड में आज ही आपने पहला टॉपिक पढ़ा है ट्रिब्यूनल्स, कि किसी एक स्पेसिफिक तरह के डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए ट्रिब्यूनल्स बना दिए जाते हैं। वैसे ही ये इस तरह का इशू को रिजॉल्व करने के लिए
बैंकरप्सी वाले इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए ट्रिब्यूनल्स बना दिया गया है, जिसका नाम रखा गया है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल्स। तो अगर किसी कंपनी ने लोन लिया है और वो कंपनी पैसा नहीं चुका पा रही है, तो उस तरह के कंपनी को कैसे उससे पैसा चुकवाना है, कैसे उसके एसेट्स को लेकर के बेचना है, उसके लिए एक स्पेशल ट्रिब्यूनल बनाया गया है जिसका नाम है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। अब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल कैसे काम करेगी ज़रा देखिए। रिजोल्यूशन प्रोसेस, ये आदमी है, ये पैसा नहीं चुका पा रहा है, इन लोगों ने इसको लोन लिया था, ये नहीं चुका पा रहा है। अब they will not go to a bank, they will go to this national company law tribunal, and this national company law tribunal has been created for this purpose only। तो नेचुरली ये मामला जल्दी जल्दी निपटाएगा, नॉर्मल कोर्ट की तरह नहीं निपटाएगा, क्योंकि वहाँ पे तो मर्डर, चोरी चकारी सबका केस चल रहा है। तो यहाँ पे नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में बस इसी से रिलेटेड केस आता है। इसके लिए जो एक्सपर्ट्स यहाँ बैठे हैं, तो दे विल रिजॉल्व दिस इशू इन ए फास्ट और स्पेसिफिक मैनर। तो ये आदमी को जल्दी से बैंकरप्ट डिक्लेयर कराएंगे, इस कंपनी का कंट्रोल इन लोगों के हाथ में दे देंगे, ये नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, कि भाई अब तुम लोगों के हाथ में ये कंपनी, इसको हमने कर दिया बैंकरप्ट, ये कंपनी अब तुम्हारी है। अब इन लोगों के पास मौका है, ये जो क्रेडिटर्स कमेटी है, जिन लोगों ने लोन दिया है, इनकी कमेटी को कहा जाता है क्रेडिटर्स कमेटी, इन लोगों के हाथ में कंट्रोल आ गया। अब ये लोग या तो कंपनी को रिवाइव करें, दोबारा रिवाइव करके चलाएं, यानी कि उसको ठीक करके, जो भी प्रॉब्लम्स उसको ठीक करके चलाएं, कंपनी की ओनरशिप अपने अपने हाथ में ले लें, या फिर उसको लिक्विडेट कर दें, मतलब उसके एसेट्स को बेच दें और अपना अपना पैसा निकाल लें। बट जो भी करना है वो 330 दिनों के अंदर करना है, ये बात को ध्यान रखना है, ये टर्म याद रखना, 330 दिन के अंदर करना है ये पूरा का पूरा प्रोसेस। पहले कितने साल लग जाते थे? 4 साल, 4.5 साल। 4.3 years was the average time that was taken to resolve a financial dispute in our country. That was an average time. That was way too long. अब इस इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड में एक सबसे पहला काम किया गया, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में मामला जाएगा, जो कि एक स्पेसिफिक बॉडी है, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन बॉडी है इन तरह के मामलों के लिए। और ये बॉडी कोशिश करेगी कि 330 दिनों के अंदर ये मामला निपटा दिया जाए। पहले ये टाइम पीरियड रखा गया था 180 डेज प्लस 90 डेज का एक्सटेंशन इफ़ रिक्वायर्ड, लेकिन बाद में 2019 में सरकार को लगा कि नहीं 180 दिन प्लस 90 दिन बहुत कम होता है, 270 बहुत कम होते, तो 60 दिन और जोड़ दिए, बोला चलो जो भी है 330 दिन के अंदर ये मामला निपटाओ। तो 2019 में अमेंडमेंट करके 180 डेज़ प्लस 90 डेज़ के क्राइटेरिया को एक्सटेंड करके 330 डेज़ कर दिया गया। तो ये है बड़ी कंपनियों के मामले को निपटाने के लिए। लेकिन अगर कोई स्टार्टअप है, कोई छोटी कंपनी है, तो उसके लिए रिजोल्यूशन पीरियड हैज़ टू बी कंप्लीटेड विद इन 90 डेज़ विच कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 45 डेज़। तो पूरा मुद्दा यही है वही, कोर्ट में जैसे जा रहे थे पहले, है वही कि कोर्ट में जा रहे थे और कोर्ट से फिर मामले इसका कंपनी को लेकर के ऑक्शन करवा के अपना पैसा निकलवा रहे थे। उसके बदले में बस यही छोटा सा अंतर कर दिया गया, ज़्यादा घबराना नहीं है इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोर्ट से। उसके जगह पे ला दिया गया नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल और टाइम पीरियड फिक्स कर दिया गया कि 330 दिन के अंदर ये मामला निपटाना चाहिए। ये पूरा का पूरा कंपनी इनके हाथ में दे दो, अब ये देखें कि इनको चलाना है या बेच करके अपना पैसा निकालना है। अब करंट न्यूज़ समझिए। करंट न्यूज़ काफ़ी सरल है। देयर हैज़ बीन ब्रॉट ए कॉन्सेप्ट, एक कानून पास किया गया है, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड अमेंडमेंट बिल 2021। दिस हैज़ बीन पास्ड इन लोकसभा ऑलरेडी। ऑर्डिनेंस की मदद से ये प्रोविज़न इम्प्लीमेंट किया जा चुका है। तो ये कानून के हिसाब से प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन फॉर MSME सेक्टर हैज़ बीन अलाउड। तो अब ये क्या है ज़रा समझिए। देखिए, मान लीजिए कि ये कंपनी जो है वो MSME सेक्टर को बिलोंग करती है, माइक्रो स्मॉल या मीडियम इंटरप्राइजेस को बिलोंग करती है। उस केस में कैसा है कि ये जो इंसान है, जो एक कंपनी का ओनर है, ये और ये लोग जिन्होंने इस कंपनी को लोन दिया है, ये दोनों लोग मिल करके आपस में पहले ही एग्रीमेंट कर सकते हैं कि भाई सुनो, तुमने तो हमसे 1 करोड़ का लोन लिया था, लेकिन हमें 60 लाख वापस कर दो, बस हम मैनेज कर लेंगे, तुम्हारा लोन ख़त्म कर देंगे। तो देयर कैन बी अ प्री पैकेज्ड एग्रीमेंट, और एक बार प्री पैकेज्ड एग्रीमेंट के बाद दे कैन मूव टू द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल कि सर हमने आपस में एग्रीमेंट कर लिया है, इस लोन को निपटारा करने का उपाय हमने ढूंढ लिया है, आपस में एग्रीमेंट कर लिया है, और 1 करोड़ का वैसे लोन था लेकिन हम 60 लाख में मान गए हैं, हमें 60 लाख इससे दिलवा दो। तो दैट इज़ प्री पैकेज्ड एग्रीमेंट। अंडर दिस प्री पैक सिस्टम फाइनेंशियल क्रेडिटर विल अग्री विद टर्म्स ऑफ द प्रोमोटर्स एंड सीक। तो पहले ही ये जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं, ये लोग हैं क्रेडिटर, ये इन कंपनी के प्रोमोटर्स के साथ पहले ही एक एग्रीमेंट साइन कर लेंगे, एंड आफ्टर दैट एग्रीमेंट इज साइंड दे विल गो टू दिस नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल फॉर अप्रूवल। ऐसा नहीं कि एग्रीमेंट अपने आप में अप्रूव हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि दे कैन अप्रूव दिस एग्रीमेंट ऑन देयर ओन। इस एग्रीमेंट को करने के बाद दे विल हैव टू गो फॉर टू द NCLT फॉर अप्रूवल, और जब NCLT अप्रूव करेगी देन दैट प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी विल बी फाइनल।
तो ये एक नया स्टेप ला दिया गया है कि रादर देन डायरेक्टली गोइंग टू NCLT, देन NCLT विल गिव देम कंट्रोल, देन दे विल आइदर रन द कंपनी और सेल द कंपनी। उसके अलावा MSME अगर सेक्टर है यानी कि छोटा सेक्टर है तो प्री पैक एग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट दे दिया गया है कि भाई पहले से भी एग्रीमेंट किया जा सकता है। इसमें स्विस चैलेंज का भी कॉन्सेप्ट लाया गया। जब क्या है स्विस चैलेंज ये भी ज़रा समझिए। मान लीजिए कि इन लोगों ने आपस में एग्रीमेंट कर लिया, इसने कहा कि सर मैं आपको 60 लाख रुपए दे देता हूँ और ये कंपनी में रख लेता हूँ अपने पास। वैसे तो आपने 1 करोड़ दिया था मुझे, इन लोगों ने मान लो 1 करोड़ दिया था ये कंपनी लगाने के लिए इस इंसान को। अब ये इंसान चुका नहीं पा रहा है और अभी मामला NCLT में पहुंचने वाला अंडर इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोर्ट। तो इसने ऑफर दिया कि सर मैं 60 लाख आपको दे देता हूं, ये कंपनी हमारे पास रहने। तो अब ये लोग सोच रहे हैं कि ठीक है यार जो मिल रहा है वही रख लेते हैं, 1 करोड़ दिया था चलो 60 लाख मिल रहा है रख लेते हैं। लेकिन इसमें स्विस चैलेंज का भी कॉन्सेप्ट रहेगा इन दिस प्री पैक एग्रीमेंट। स्विस चैलेंज में कैसा है कि अ थर्ड पार्टी विल ऑल्सो बी अलाउड टू सबमिट प्रपोजल। हो सकता है कि कोई तीसरा पार्टी आके कहे कि सर मैं 70 लाख देने को तैयार हूँ इसी कंपनी के लिए, ये कंपनी हमें मेरे नाम करा दो। तो ये आदमी अपना प्रपोजल देगा, कोई तीसरा पार्टी अपना प्रपोजल देगा, चौथा प्रपोजल देगा। अब स्विस चैलेंज में कैसा है, स्विस चैलेंज एक इकोनॉमिक में टर्म यूज होता है, जनरल टर्म है। स्विस चैलेंज में कैसा है कि जो थर्ड पार्टी प्रपोजल देगा कि सर मैं 70 लाख देने को तैयार हूँ, तब इसको फिर से ऑप्शन दिया जाएगा कि सुनो बेटे ये आदमी 70 लाख देने को तैयार है, अब तुम बताओ, तुमने तो 60 कहा था, क्या दोगे 70? अब अगर ये इसके प्रपोजल को मीट कर पाता कि हाँ सर मैं भी 70 देने को तैयार हूँ, तब जाकर के ये एग्रीमेंट अभी भी इसी के साथ साइन होगा। अगर ये इसके प्रपोजल को मीट नहीं कर पाता, अगर ये इसके प्रपोजल को मीट नहीं कर पाता है, तब फिर ये एग्रीमेंट इसके साथ साइन होगा। तो मुद्दा ये है स्विस चैलेंज में कि एनी थर्ड पार्टी वुड बी परमिटेड टू सबमिट अ रिजोल्यूशन प्लान एंड द ओरिजिनल एप्लीकेंट, ये है ओरिजिनल एप्लीकेंट, वुड बी अलाउड टू मैच द इम्प्रूव्ड रिजोल्यूशन कि भाई तुम अब इसको मैच करके दिखाओ। और ये अगर इसको मैच कर जाता है तो फिर इसको दिया जाएगा, अगर ये इसको मैच नहीं कर पाता इसके प्रपोजल को तो फिर इसको ये डील दी जाएगी। तो दैट इज स्विस चैलेंज। तो स्विस चैलेंज इज ऑल्सो अलाउड इन दिस प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी। The next article is taken from Assam segment. It is about Patabusi Satra. So this topic is important from our syllabus paper 6 Assam issues point of view. तो देखिए ये न्यूज़ में क्या है कि हमारे चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा साहब ने कल ये बोरपेटा में जो सतराज है पटाबोखी सतराज इसको विजिट किया। तो एक पहले तो वहाँ के जो चीफ पाठक थे कमल कांता दास जी, उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, उनको 1 लाख का चेक दिया। नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, बस ऐसे ही मैंने आपको बता दिया कि भाई आप अपना इलाज कराओ। इसके लिए उन्होंने कमलकांत दास जी जो वहाँ के चीफ पाठक हैं उनको 1 लाख का चेक दिया। जो इंपॉर्टेंट बातें वो ये यहाँ पे हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो सतरा है पटाबुकी सतरा इन बोरपेटा डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे श्रीमंत शंकर देव जी ने 18 साल और 6 महीने अपने जीवन के यहाँ बिताए। आपको पता है कि ही वॉज बॉर्न इन बोरदोवा, ठीक है, बट दो ही वॉज बॉर्न इन बोरदोवा बट ही स्पेंट 18 years and 6 months ऑफ हिज लाइफ एट दिस सतरा। एंड यहाँ पे उन्होंने कई सारे अपने पोएम्स गीत लिखे हैं। और आपको पता है कि एक मेगा प्रोजेक्ट ला रही है असम सरकार इन ऑर्डर टू डेवलप बोरदोवा रीजन एज बत्रद्रव थान विच इज़ बर्थ प्लेस ऑफ श्रीमंत शंकर देव। लेकिन अब उसी के जैसा पटाबुकी सतरा को भी डेवलप किया जाएगा। तो एक मेगा प्रोजेक्ट जिस तरह से बोरदोवा थान को डेवलप करने के लिए लाया जा रहा है, बत्रद्रव थान को डेवलप करने के लिए लाया जा रहा है, उसी तरह के एक मेगा प्रोजेक्ट पटाबुकी सतरा को भी डेवलप करने के लिए लाया जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात ध्यान से सुनिए, आज के हर अखबार में चाहे आसाम ट्रिब्यून हो या जो भी हो सेंटेलीज हो, दे हैव रिटन कि दिस सतरा पटाबुकी सतरा ऑफ बोरपेटा डिस्ट्रिक्ट हैज़ बीन सेटअप बाय श्रीमंत दामोदर देव, श्री दामोदर देव, ऐसा लिखा है अकॉर्डिंग टू टुडेज न्यूज़पेपर। लेकिन आसाम सरकार की अलग अलग वेबसाइट्स पे अगर जाया जाए या बोरपेटा डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन के वेबसाइट पे जाया जाए तो वहाँ पे ये लिखा है कि पटाबुकी सतरा हैज़ बीन डेवलप्ड बाय और इस्टेब्लिश्ड बाय श्रीमंत शंकर देव हिमसेल्फ। तो ये एक डिस्प्यूट मुझे, ये डिस्क्रिपेंसी दिखी मुझे आज के अखबार में। अब जो बच्चे खुद वहाँ के हैं बोरपेटा के या जिन बच्चों को इसमें ज़्यादा नॉलेज है वो कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं कि एक्चुअली ये सतरा बनाया किसने था, इस्टेब्लिश किसने किया था। चलिए कल का जो प्रैक्टिस क्वेश्चन था उसका आंसर काफ़ी सरल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कंपनी अकॉर्डिंग टू ग्लोबल फॉर्च्यून 500 लिस्ट? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, वॉलमार्ट। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।